एक लड़का रोज़ाना मेरे ढाबे पर आता और बचा हुआ सारा खाना उठा कर ले जाता। मुझे उस पर गुस्सा आता कि ये भिखारी लोग भी तंग करने आ जाते हैं। एक दिन वो लड़का खाना समेट रहा था कि मैंने उसे डांट कर बेइज्जत कर दिया। वो नज़रें झुकाकर खामोशी से खाली हाथ वापस लौट गया और फिर कभी वापस ना आया। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे तलाश करने कच्ची आबादी की तरफ निकल पड़ा। लेकिन वहाँ पहुँच जो मंजर मैंने देखा, मेरे कदम ज़मीन में कड़ गया, क्योंकि मेरे सामने शहर की मसरूफ़ तरीन सड़क के किनारे मेरा ये ढाबा जायका पॉइंट के नाम से मशहूर था। दिन भर यहाँ मुसाफिरों, ट्रक ड्राइवर्स और मकामी लोगों का तांता बंधा रहता। कढ़ाइयों में भुनते गोश्त की खुशबू और तंदूर से निकलती गर्म रोटियों की महक दूर दूर तक फैलती थी। मैं जो इस ढाबे का मालिक हूँ, काउंटर पर बैठकर सिर्फ नोटों की गिनती और ग्राहकों की फरमाइशों में उलझा रहता था। मेरे लिए इंसान सिर्फ दो तरह के थे। एक वो जो जेब भर कर आते और मेरे कारोबार को फ़ायदा पहुँचाते, और दूसरे वो जो मुफ्त खोरी की तलाश में रहते। कुछ महीनों से मेरा सामना एक अजीब से लड़के से हो रहा था। वो रोज़ाना रात के आखिरी पहर, जब रौनक कुछ कम होने लगती, एक कोने में नमूदार होता। उसका हुलिया किसी आम भिखारी जैसा नहीं था, लेकिन उसके मैले कपड़े और धंसी हुई आंखें उसकी मुफलिसी की गवाही देती थीं। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस खामोशी से उस जगह खड़ा हो जाता जहां हम ग्राहकों का बचा हुआ खाना एक बड़े बर्तन में जमा कर देते थे, ताकि बाद में इसे ज़ाय किया जा सके, जो आवारा कुत्तों और बिल्लियों की खुराक बनता था। मगर पिछले कुछ दिन से वो लड़का बड़ी आजिज़ी से वो बचा हुआ खाना समेटता। कभी किसी प्लेट में आधी छोड़ी हुई बोटी, कभी तंदूर की रोटी के सख्त टुकड़े, और कभी दाल का बचा हुआ पानी। वो सब कुछ बड़े जतन से अपने थैलों में भर लेता। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये कोई आवारा लड़का है, जो ये खाना किसी जानवर को डालता होगा या अपने पालतू जानवरों को खिलाता होगा। लेकिन अब उसका रोज़ रोज़ का आना मुझे खटकने लगा। मेरी नज़र में वो मेरे ढाबे की मियार पर एक धब्बा था, क्योंकि ग्राहक उसे देख कर नाक भौं चढ़ाते थे। एक रात तपिश बहुत ज़्यादा थी और मेरा मिजाज भी बोझल था। ग्राहकों का रश कम हुआ तो मैंने देखा कि वो लड़का हमेशा की तरह झुक कर खाना इकट्ठा कर रहा है। इस बार उसने एक प्लेट से बचा हुआ सालन अपने थैले में डाला तो कुछ कतरे फर्श पर गिर गए। बस मेरा पारा हाई हो गया। मैं काउंटर से चिपट कर निकला, उसका गिरेबान पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया। तुम्हारा रोज़ का यही ड्रामा है, मैंने धाड़ते हुए कहा। तुम जैसे लोगों ने मेरे ढाबे को कचरा कुंडी समझ लिया है। क्या तुम्हें कहीं और ठिकाना नहीं मिलता? अगर मैं इतने दिन से चुप हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है जब तुम्हारा दिल करे तुम आ जाओगे। सारा फर्श गंदा कर दिया, मैं गुस्से में उससे कह रहा था। वो लड़का हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ में पकड़ा प्लास्टिक का थैला लरस रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से थूक निकला और दबी हुई आवाज़ में बोला, साहब ये तो ज़ाय हो रहा है। मैं तो बस क्या, मैंने उसकी बात काट दी। तुम जैसे तंदुरुस्त जवान अगर मेहनत करें तो पत्थर तोड़ कर भी कमा सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को मुफ्त की आदत पड़ गई है। ये बचा हुआ खाना खाकर तुम अपनी गैरत बेच रहे हो या दूसरों को तंग कर रहे हो। आज के बाद अगर तुम्हारा साया भी मेरे ढाबे पर पड़ा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ से खाने से भरा हुआ थैला छूटकर फर्श पर गिर गया और सारा खाना गंदगी में मिल गया। वो चंद लम्हे खामोशी से इस गिरे हुए खाने को देखता रहा, जैसे उसकी मताए हयात लुट गई हो। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना कोई एहतजाज, बस एक ऐसी बेबसी थी जो पत्थर दिल को भी पिघला दे। लेकिन उस वक्त मेरी अना मुझ पर हावी थी। उसने अपनी गर्दन झुकाई, खाली थैला उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। मैं भी इस लड़के को जलील करके हटा ही था कि मेरे ढाबे के एक पुराने और बाएतबार गाहक बाबा रहमत, जो बरसों से वहीं एक कोने में बैठकर चाय पीते थे, अपनी कुर्सी से उठे और धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी और दुख था, जैसे उन्होंने अभी अभी किसी मासूम का कत्ल होते देखा हो। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा ये तुमने क्या किया? मैंने गुस्से में भरी सांस ली और कहा, बाबा आपने देखा नहीं, ये बेकारी लोग कैसे सर पर चढ़ जाते हैं। रोज़ का तमाशा बना लिया था इसने। बाबा रहमत ने एक सर दाब भरी और मेरी आंखों में आंखें डाल कर बोले, तुम जिसे तमाशा कह रहे हो वो शायद किसी की ज़िंदगी और मौत की जंग थी। क्या तुम्हें पता है कि उसके घर के हालात क्या है? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि खुददार सा दिखने वाला जवान लड़का क्यों लोगों का बचा हुआ खाना चुनने पर मजबूर हुआ? बेटे आज के दौर में महंगाई ने सफ़ेद पोशों की कमर तोड़ दी है। गरीब के पास न काम है ना अनाज। क्या पता उसके घर में कई दिनों से फाके चल रहे हों। मेरी खामोशी को देखते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी और मेरी जैसी तल्ख बातों सख्तियों की वजह से ही आज लोग भूख से मरे हैं या खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। वो लड़का कोई पेशावर भिखारी नहीं लग रहा था। वो तो बस वो खाना ले जा रहा था जिसे तुमने वैसे भी कूड़ेदान में फेंक देना था। क्या पता उसका नसीब तुम्हारे इसी बचे हुए रिस्क से जुड़ा हो। क्या पता उसके घर में कोई बूढ़ा बाप या बीमार माँ उसके लौटने का इंतज़ार कर रही हो कि आज वो कुछ लाएगा तो पेट भरेगा। बाबर अहमद की बातें मेरे कानों में हथौड़ों की तरह लग रही थी। बेटे याद रखो, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है, हम तो बस एक वसीला है। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें देने वाला हाथ बनाया है तो इससे झिड़कने के लिए इस्तेमाल ना करो।
आज तुमने इसे बेइज्जत करके इसके घर काला कत्ल फराहम किया है। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया। मुझे अपनी अना, अपना गुस्सा और अपना वो बुलंदो बाला लहजा अब जहर की तरह कड़वा लगने लगा। मैंने मुड़कर इस अंधेरी गली की तरफ देखा जहाँ वो लड़का गायब हुआ था, मगर अब वहाँ सवाए खामोशी के कुछ नहीं था। अगले कई दिन मैं ठीक से सो ना सका। जब भी ढाबे पर रिस्क ज़ाय होता मुझे बाबर अहमद के अल्फाज याद आते, तुम्हारी सख्तियों की वजह से लोग भूख से मरे हैं। मुझसे अब रहा ना किया और मैंने फैसला किया कि मैं इसे ढूंढ कर निकालूंगा, क्योंकि मैं दिल का बुरा नहीं था, बस गुस्से का तेज़ था और अपने गुस्से की वजह से बाद में शर्मसार भी होता था। अगले कई दिन तक वो नज़र नहीं आया। ढाबे पर सफाई तो बढ़ गई थी, लेकिन मेरे दिल के किसी गोशे में एक अजीब सी वीरानी छा गई। जब भी रात को खाना बचता और इसे कचरे में फेंका जाता, मुझे इस लड़के के वो लरसते हुए हाथ याद आ जाते। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन वो वापस ना आया। एक रात जब मैं घर जाने के लिए बाइक निकाल रहा था तो अचानक मेरे बराबर वाले दुकानदार ने मुझसे पूछा, यार वो लड़का जो तुम्हारे यहाँ से खाना ले जाता था वो नज़र नहीं आ रहा? मैंने सुना है उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ये सुनते ही मेरे ज़मीर पर एक कोड़ा लगा। मैंने उससे पता पूछा तो मालूम हुआ कि वो शहर के आखिरी सिरे पर वाक़ कच्ची बस्ती में रहता है। अगले दिन सुबह सवेरे एक अनजानी घबराहट के आलम में मैं उस बस्ती की तरफ रवाना हुआ। वो तंग गलियाँ जहाँ बदबू और गुर्बत का राज था, वहाँ उस लड़के को तलाश करना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार एक जगह मैं रुक गया। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो लड़का ज़मीन पर बैठा हुआ था, उसके सामने एक खाली बर्तन पड़ा था। पास ही एक पुरानी चारपाई पर कोई सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। इस सफ़ेद चादर के नीचे से निकले दो नहीफ और जर्द पाँव देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं वहीं बस्ती के इस कच्चे रास्ते पर साकित खड़ा रह गया, जहाँ ना कोई पक्की दीवार थी और ना कोई ढंग की छत। मेरे सामने चारों तरफ फटी पुरानी बोरियों, प्लास्टिक के तोड़ों और बांस के टुकड़ों से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। साइडों पर लकड़ी के टूटे हुए शतीर लगे हुए थे, जिन पर गंदा कपड़ा तान कर दीवारों का काम लिया गया था। ज़मीन कच्ची थी और वहाँ से उठती बोझ सांस लेना मुश्किल कर रही थी। वो लड़का इसी झोंपड़ी के बाहर तपती धूल पर बैठा था और उसके सामने एक खाली प्लास्टिक का कटोरा पड़ा था। पास ही एक टूटे हुए पाए वाली बुसीदा चारपाई पर कोई सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। झोंपड़ी की छत पर पड़ी पुरानी टीन की चादरें धूप में तप रही थी, मगर अंदर मौजूद इस वजूद की तपिश अब ख़त्म हो चुकी थी। वो लड़का अपनी दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपाए बेआवाज़ रो रहा था। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा नकाहत से पीला पड़ चुका था। मुझे देखते ही वो थर थर कांपने लगा। शायद उसे लगा कि मैं यहाँ भी उसे डांटने आया हूँ। साहब, अब तो मैं नहीं आया आपके पास, अब यहाँ क्यों आए हैं? उसकी आवाज़ में ऐसी शिकस्तगी थी कि मुझे लगा आसमान मुझ पर गिर पड़ेगा। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, ये कौन है? उसने इस टूटी हुई चारपाई की तरफ देखा और एक ऐसी आह भरी जो सदियों को कुर्ब समेटे हुए थी। ये मेरी छोटी बहन थी साहब। इससे भूख लगती थी तो मट्टी खा लेती थी, जिससे इसका पेट फूल गया था। डॉक्टर्स ने कहा था इसे अच्छा और नरम खाना खिलाओ। मैं दिन भर मजदूरी ढूंढता, कहीं काम ना मिलता, तो रात को आपके ढाबे से बचा हुआ सालन और नरम रोटी लाता था ताकि इसे दो लुक़मे खिला सकूं। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर ज़मीन की इसी मिट्टी को कुरेदने लगा जहाँ भूख ने डेरे डाल रखे थे। उस रात जब आपने खाना गिरा दिया, मैं खाली हाथ इस झोंपड़ी में आया। ये भूख से तड़प रही थी। मुझसे पूछा, भैया खाना लाए? मैंने उसे पानी पिलाकर सुला दिया, मगर वो ऐसी सोई कि फिर नहीं जागी। बेहोशी में चली गई, तब से बेहोश थी और आज हमेशा के लिए इसकी सांस रुक गई। मेरे हाथ से खाने के पैकेट छूटकर इसी गंदी ज़मीन पर गिर गया। वही रिस्क जिसका मैं गुरूर करता था, आज इस झोंपड़ी की खाक के बराबर भी नहीं था। मैंने तड़प कर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन उसने बड़ी खामोशी से इस मैली चादर को बहन के चेहरे पर बराबर कर दिया और बोला, रिस्क तो अल्लाह ताला देता है साहब, इंसान तो बस इसे झपटने का हुनर जानता है। मैं उस दिन अपने ढाबे का मालिक बनकर वहाँ गया था, लेकिन इस कच्ची बस्ती की मिट्टी ने मेरी अना को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उस दिन मैं ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सीख गया था जिसने मेरी रूह की काया पलट दी। मैंने उसी वक्त इस लड़के का हाथ थामा, उसे अपने साथ ढाबे पर ले आया। आज वही लड़का मेरे ढाबे का सबसे मोतबर हिस्सा है। मैंने ना सिर्फ उसे बाइज़्ज़त रोज़गार दिया, बल्कि उसकी तालीम और मुकम्मल किफ़ालत का ज़िम्मा भी अपने सर ले लिया, ताकि फिर कभी किसी मुफलिसी की वजह से कोई और घराना उजड़ने से बच सके। उस दिन मैंने ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सीख कर निकला था जिसने मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने इस वाक़े के बाद अपने ढाबे पर एक कोना गरीबों के नाम से मंसूब कर दिया, जहाँ बचा हुआ खाना नहीं बल्कि ताज़ा और गर्म खाना हर ज़रूरतमंद के लिए हर वक्त दस्तयाब होता है। लेकिन मेरी ये तलाफ़ी इस मासूम बच्ची को वापस नहीं ला सकती थी। अब आलम यह है कि जब भी मैं अपने सामने लजीज खाने देखता हूँ या ख़ुद लुक़मा तोड़ता हूँ, तो मेरी नज़रों के सामने इस छोटी सी बच्ची का वो जर्द चेहरा और वो कच्ची बस्ती की मिट्टी आ जाती है जिसे वो भूख मिटाने के लिए खाया करती थी।
वो नदामत और वो कसक आज भी मेरे सीने में एक बोझ बनकर ठहरी हुई है। मैंने लोगों को खाना खिलाना तो शुरू कर दिया, मगर अपनी ज़िंदगी के इस सबसे बड़े गुनाह का दाग नहीं धो सका। आज भी जब कोई ज़रूरतमंद मेरे सामने हाथ फैलाता है तो मुझे इस लड़के की वो लरसती आवाज़ याद आती है और मेरा दिल पुकार उठता है कि काश उस रात मेरी अना मुझ पर हावी ना हुई होती। मैं आज ढाबे का कामयाब मालिक तो हूँ, लेकिन इस एक लम्हे की शर्मिंदगी और वो दुख अब मेरी ज़िंदगी का मुस्तकिल साथी बन चुका है, जो मुझे हर लुक्मे पर इस मासूम की याद दिलाता है। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।